मंथली बैलेंस शीट बनाने के लिए ये प्रोफाइल जो एक्सेल की फ़ाइल है ये आपने लाजमी अपडेट करनी है। जैसे ही आप रिटर्न फाइल करें, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है वो आपने उठानी है, उसको अपडेट करते जाना है। आपका स्टॉक जो परचेज रजिस्टर्ड है वो भी अपडेट हो जाएगा। उसके बाद बैलेंस जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो भी अपडेट होगा और बैलेंस शीट की भी कुछ इन्फॉर्मेशन जो है वो अपडेट हो जाएगी। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देखें प्रैक्टिकल अर्निंग है, उसमें हूँ फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो बैलेंस शीट के हवाले से हम डिफरेंट लेक्चर देख चुके हैं। जैसे आप सबको पता है कि SRO 350 जो है वो सेल टैक्स के नए रूल्स इशू किए गए, जिसमें से एक रूल ये था कि जो बैलेंस शीट आपने सबमिट करनी है। अब बैलेंस शीट के ऊपर बड़ी कन्फ्यूजन आ रही है, बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो पहले छोटी सी हम एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि बैलेंस शीट बेसिकली है क्या। वैसे तो आप सबको पता है, लेकिन फिर भी हम इसको थोड़ा सा क्लियर करते हैं क्योंकि काफ़ी लोग पूछ रहे हैं कि जी बैलेंस शीट किस पीरियड से किस पीरियड तक करनी है, प्रॉफिट लॉस किस पीरियड से करना है। तो देखिए, सबसे पहला जो पॉइंट है ना वो ये है कि उसने SRO के अंदर ये नहीं लिखा हुआ कि आपने बैलेंस शीट एज ऑन करनी है। मतलब फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च की करनी है, तो आपके पास जो लेटेस्ट बैलेंस शीट है 30 जून की है 2023 को, अगर आपने फाइल की हुई है टैक्स रिटर्न के साथ, वही आप उठाएं, उसको बनाएं, उसको फाइल कर दें। दूसरा पॉइंट ये आता है, एक चीज़ याद रखें कि प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है ना, जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं, उसके 5 कंपोनेंट होते हैं। यानी कि कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला जो कंपोनेंट है उसको हम बोलते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उसके बाद दूसरा आता है बैलेंस शीट, तीसरा आता है कैश फ्लो स्टेटमेंट, चौथा आता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन इक्विटी, यानी कि जिसके अंदर कैपिटल वगैरह आ रहा होता है, और पांचवा जो होता है ना स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम है। अब ये तो है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक, मतलब सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, लेकिन हम जो अभी देख रहे हैं FBR के पास भी इतनी अवेयरनेस नहीं है। जो टीम उसको चेक कर रही है, कमिश्नर्स की टीम है या FBR की टीम, उनको नहीं पता। आप विजिट करके अगर चेक करेंगे, प्रैक्टिकल देखेंगे, तो उनको बिल्कुल नहीं पता। यही रीज़न है कि FBR ने डॉक्यूमेंट इशू किया, उसके बाद एक और SRO इशू कर दिया, अभी तक प्रोसीजर चेंज हो रहे हैं। मैंने ये आज भी एक लेक्चर अपलोड किया जिसके अंदर प्रोफाइल अपडेट करने का ऑप्शन दे दी गई है, वो क्लियर नहीं है। तो एक चीज़ आप क्लियर कर लें कि अगर ये चीज़ आप लोगों के लिए नहीं है, हमारे लिए नहीं है, तो उनके लिए भी नहीं है। कुछ लोग तो पहले हम में से कर रहे हैं और उधर भी कर रहे होंगे, लेकिन जो स्मॉल सेटअप है RTO LTO ऑफिस लेवल पे है, जो वो वहाँ पे ये चीज़ें CTO लेवल पे ये नहीं चेक की जाती थी। जो थोड़ा बिजनेस ज़्यादा होता था LTO ऑफिस में चला जाता है। आपको पता है FBR के अंदर जो एक RTO होता है, रीजनल टैक्स ऑफिस होता है, एक LTO होता है, लार्ज टैक्स यूनिट। यहाँ पे कॉर्पोरेट जो बड़े बड़े क्लाइंट्स होते हैं, कंपनीज होती हैं, वहाँ पे डाटा आता है। तो ये लोग जो ऑलरेडी है वहाँ पे ऑडिटर भी होते हैं, सारा स्टाफ उस तरीके से अवेलेबल होता है जो कि प्रॉफिट और लॉस और बैलेंस शीट को बड़ी कंपनीज के जो रिपोर्टिंग होती है उनको देख रहे होते हैं। लेकिन इस लेवल पे क्योंकि कानून के अंदर रिक्वायरमेंट तो ठीक है बैलेंस शीट सबमिट करनी है, लेकिन ये लोग नहीं देख रहे। अब उनके लिए भी एक नई चीज़ है। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपने 2 चीज़ें बनानी है, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट। बाकी जो दूसरी चीज़ें हैं अभी आपके लिए रिक्वायरमेंट नहीं है। अब पॉइंट आता है कि जी बैलेंस शीट को कैसे बनाया जाए। वो ऐसे हम एक्सेल के अंदर अभी जाकर थोड़ी देर तक मैं डिस्कशन भी करता हूँ, इससे पहले भी हम देख चुके हैं। लेकिन एक चीज़ याद रखें, जो एक होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या होता है? फॉर द पीरियड। फॉर द पीरियड क्या है कि फॉर एग्जांपल हम ये कहते हैं कि प्रॉफिट एंड लॉस आपने बनाना है जुलाई 23 से मार्च 24 तक, ठीक है। तो यहाँ पे जो जितने 9 महीने बनते हैं उनकी आप क्या लिखेंगे? सेल लिखेंगे 9 मंथ की। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ अंडरस्टैंडिंग के लिए। कॉस्ट ऑफ सेल है वो भी आप लिखेंगे कितने महीनों की? 9 मंथ की। उसके बाद आता है ग्रॉस प्रॉफिट, इन दोनों को माइनस करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। फिर इसके बाद क्या आता है? एक्सपेंसेस। एक्सपेंस भी कितने महीनों के आएंगे? यहाँ पे जितने भी आपके एक्सपेंस है वो भी 9 महीनों के। यहाँ पे फिर जो आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, इसके ऊपर आप क्या करेंगे? टैक्स रेट अप्लाई करेंगे स्लैब के मुताबिक और हमारा प्रॉफिट निकलाएगा, ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जिसको हम बोलते हैं वो निकलाएगा। अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है लेट्स से 1 मिलियन का क्रिएट हुआ है, ठीक है। अब आते हैं हम बैलेंस शीट के ऊपर। बैलेंस शीट होती है एज ऑन, मतलब एज ऑन, ये पीरियड का वर्ड यूज नहीं किया गया। याद रखें कि पीरियड था कि 9 महीनों में क्या प्रॉफिट आया। बैलेंस शीट है कि 31 मार्च पे बिजनेस की क्या पोजीशन है। इस पे जमा नहीं किया जा सकता। क्यों जमा नहीं किया जा सकता? आपके यहाँ पे आते हैं जनाब एसेट्स, जिसको हम फिक्स एसेट बोल सकते हैं। फिर आपके करंट एसेट्स आ जाते हैं। फिर आपका टोटल यहाँ पे एसेट आए थे इन दोनों को जमा करके, और अगला जो पोर्शन आता है वो इक्विटी एंड लाइबिलिटी के आता है। तो अगर 9 महीनों के आप एसेट जमा करेंगे तो एसेट तो वही रहेंगे, यानी कि एसेट तो नहीं चेंज होंगे। आपने लेट्स से बिजनेस में 1 मिलियन इन्वेस्ट किया है तो डेप्रिसिएशन की वजह से वो कम होगा। और छोटे बिजनेसमैन तो डेप्रिसिएशन भी क्लेम नहीं कर रहे, जो कि इन फ्यूचर हम करेंगे क्योंकि अलाउबल एक्सपेंस है। इसके ऊपर बड़ी डिटेल में एक मैं लेक्चर बनाऊंगा कि ट्रायल बैलेंस से
जो हमने बैलेंस शीट या प्रॉफिट लॉस में कैसे जाना है, वैसे अभी मैं एक सॉफ्टवेयर डेवलप करवा रहा हूँ जिसके अंदर जो स्मॉल सेटअप है उनको हम सर्विस प्रोवाइड करेंगे और उनकी रिपोर्टिंग भी होगी, उनको यूजर नेम पासवर्ड भी मिलेगा और किसी भी टाइम अपने बिजनेस को वो देख भी सकेंगे। यानी कि उनको ये सारी हैसल फ्री कर देंगे, या जस्ट वो एक वन प्रिंट पे प्रॉफिट एंड लॉस भी निकलाया करेगा, बैलेंस शीट भी निकलाया करेगी, क्योंकि अब ये रिक्वायरमेंट है तो लिहाजा हमें भी इन सारी चीज़ों के साथ अपने आप को चेंज करना है। एनीवेज वो एक डिफरेंट टॉपिक है, उसके ऊपर फिर कभी डिस्कशन करेंगे कि वो क्या क्या सर्विसेज है, लेकिन वो अवेलेबल होंगी। उसके बाद कहता है जी 1 मिलियन का एसेट है, तो अगर आप ये कहेंगे जी 9 महीनों का हम लें तो 9 महीने में ऐसा नहीं है कि उसको मल्टीप्लाई आप 9 कर दें, ये एज ऑन है। एज ऑन है कि आज के डेट की बिजनेस पोजीशन क्या है, ये बिजनेस की पोजीशन बताती है बैलेंस शीट। याद रखें कि बिजनेस की अभी क्या पोजीशन है। जब भी कोई बिजनेस किसी को एक्वायर करता है, सेल करता है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नहीं देखते, वो बैलेंस शीट चेक करते हैं कि आज की डेट में बिजनेस की क्या पोजीशन है। तो लिहाजा ये चीज़ ज़हन से निकाल दें कि बैलेंस शीट किसी 9 महीनों की बनती है, ऐसा नहीं है। बैलेंस शीट आप जिस मर्जी डेट को बना सकते हैं, किसी भी डेट को निकल सकती है कि आज बिजनेस की क्या पोजीशन है। तो या फॉर एग्जाम्पल 1 मिलियन के एसेट है, ओके, करंट एसेट है लेट से आपके 2 लाख के हैं, उसके बाद आप टोटल एसेट आपके आ जाएंगे 1.2 मिलियन के, इक्विटी और लाइबिलिटी आप लिखें। अब कैपिटल के ऊपर हमने एक फार्मूला डिस्कस किया था, वो क्या था जी, ओपनिंग कैपिटल यानी कि ओपनिंग बैलेंस जो होता है कैपिटल का, वो माइनस उसमें से हो जाएगा ड्राइंग, जो आपने ड्राइंग निकाल ली है, उसके बाद प्लस क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस, यानी कि जो पीरियड का 9 महीनों का प्रॉफिट या लॉस आया है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे 2 मिलियन का ओपनिंग बैलेंस था, ड्राइंग आपने कर ली 5 लाख की, ठीक है, 500 के, और प्लस यहाँ पे 1 मिलियन का प्रॉफिट ऐड करें तो आपके पास 2.5 मिलियन का कैपिटल निकल आएगा। अब ये जो कैपिटल है ये बेसिकली आप रिपोर्ट कर देंगे यहाँ पे। मैं आपको बैलेंस शीट के अंदर दिखा भी देता हूँ कि ये सारा हमने, वैसे अभी पहले वहाँ पे डिस्कस कर ले, फिर यहाँ पे मैं आता हूँ तो सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस यहाँ पे इस तरीके से बना लेंगे। तो ये आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब मेरे ख्याल में काफ़ी डिटेल में हमने स्टडी कर लिया है कि जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो मंथ्स पे चलता है, पीरियड पे चलता है, बैलेंस शीट एज ऑन होती है जो कि बिजनेस की पोजीशन बताती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर हम देखें तो आपकी लेट से सारा मिला के ना आपको 3 मिलियन का आपकी फुटिंग है। फुटिंग हम क्या बोलते हैं कि आपका जो एसेट्स है ना उसकी वैल्यू कितनी है इस टाइम, 3 मिलियन है, तो बैलेंस शीट की फुटिंग कितनी है, 3 मिलियन, मतलब वर्थ कितनी है इस टाइम, 3 मिलियन की। 1 मिलियन के आपके एसेट है फॉर एग्जांपल, उसके बाद जनाब आपके करंट एसेट है, कुछ अदर एसेट हो सकते हैं, तो 3 मिलियन का आपका इस टाइम बिजनेस में आपका जो बिजनेस में आपकी वैल्यू है बिजनेस की, वो कितनी शो कर रहा है, 3 मिलियन। जब भी कोई चीज़ बिजनेस परचेज करेगा, सेल करेगा, कंपनी सेल्स होंगी, कुछ भी होगा, तो वो इसकी बेस पे कैलकुलेशन करेगा, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी यहाँ से जाके यहाँ पे इक्विटी एंड लाइबिलिटी में जाके प्लस या माइनस हो रहा होता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में से एक फिगर निकलती है आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स की, जो कि जाके ड्राइंग या प्रॉफिट में जाके नेट कैपिटल में जाके उसको अवेलेबल कर देती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तो एक स्टेटमेंट है जो कि बनती जाएगी प्रॉफिट एंड लॉस की, और बैलेंस शीट क्या है, एक पोजीशन बताती जाएगी कि आज के डेट में बिजनेस की क्या पोजीशन है। तो ये आपने कॉन्सेप्ट याद रखना है। अब मैं आता हूँ जनाब जो दूसरी शीट के ऊपर जो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ, यहाँ पे हम ये देख चुके हैं पहले, इससे पहले ये बड़ी डिटेल में हम स्टडी कर चुके हैं। ये शीट भी आप लोगों के पास अवेलेबल है, और अगर नहीं है तो आप इसमें जो डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन है वहाँ पे मेंशन कीजिए, आपको मिल जाएगी। उसके बाद क्या आता है कि बैलेंस शीट है। बैलेंस शीट कैसे बनी वही सारा मैंने प्रोसेस बताया जो अभी हमने डिस्कस किया है, और पहले भी बड़ी बार डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि रिकैप के लिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि ये आपके फिक्स एसेट्स हैं, ये भी आपके फिक्स एसेट है क्योंकि लॉन्ग टर्म डिपॉजिट है, ये सारे के सारे करंट एसेट्स हैं। उसके बाद क्या है कि जी नीचे आएंगे तो आपके पास कैपिटल आ जाता है। अब यहाँ पे देखें तो यहाँ पे लॉस आ रहा है 2441,415 का, तो ये कहाँ से आया, ये आप देखें तो यहाँ से आ रहा है। ये 9 महीनों का जो रिजल्ट है वो लॉस में कन्वर्ट हुआ है, तो लिहाजा उसने क्या किया, आके कैपिटल को कम कर दिया। ओरिजिनल कैपिटल कितना था, 4 मिलियन, लेकिन आप लॉस के बाद 3.9 समथिंग हो गया। फिर आपके कोई पेबल हो सकते हैं वो आप लिखें। उसके बाद आपका जो बैलेंस है 6.1 मिलियन, ये जो फिगर है ये दोनों मैच होनी चाहिए। अब किसी वजह से मैंने मैच नहीं रखी क्योंकि हमें अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो कि मैच क्यों नहीं हुई। अब आप देखेंगे कि जनाब क्यों नहीं मैच हुई, तो ये बैलेंस शीट का मतलब है कि ये फिगर टोटल एसेट की फिगर और टोटल लाइबिलिटी और इक्विटी की फिगर नील होनी चाहिए, जीरो होनी चाहिए। अब फिर जब गलती होगी तो हम ये देखेंगे कहाँ पे गलती। अगर ये मैच नहीं होगी तो इसका मतलब आपकी बैलेंस शीट ठीक नहीं है। ये कुछ कंट्रोल्स हैं जो आपने याद रखने हैं। फिर उसके बाद क्या किया हमने, यहाँ पे आगे कुछ फार्मूले लगा लिए, क्योंकि जो एक्सेल के अंदर हमने जो ज़्यादा डाटा था इसको कम डाटा में कन्वर्ट किया, क्योंकि जो आईआरएस के अंदर ऑप्शंस आ रही हैं वो ये वाली ऑप्शन आ रही हैं, ये वाली ऑप्शन नहीं आ रही, तो हमने उनको टैग करके इस तरीके से कन्वर्ट कर लिया। अब मैं आता हूँ पॉइंट, ये तो खैर हम डिस्कस कर चुके हैं, दोबारा मैं नहीं कर रहा डिटेल में। हम आते हैं प्रोफाइल पे। बिजनेस प्रोफाइल क्या होता है, बड़ा जरूरी एक चीज होती है। जब भी आप टैक्स रिटर्न फाइल करें, अब मेरे पास बैलेंस शीट के लिए क्यूरीज आ रही हैं
कि हमने बैलेंस शीट बनवानी है, उनको मैं बताता हूँ कि मुझे ये चीज़ चाहिए, वो भेजते हैं, उनका भी टाइम लगता है, मेरा भी टाइम ज़ाया होता है। एक छोटा सा काम होता है जिसमें हम काफ़ी जगह डिस्कशन के बाद उस पॉइंट पे पहुंचते हैं, फिर जाके वो कहते हैं हमें तो पता नहीं था, हम इस तरह नहीं बनाते, इस तरह तो गलती हो जाती है, लेकिन हमें बनानी चाहिए। तो मैं दोबारा इस वजह से एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि ये नई चीज़ आ गई है। अगर आप बिजनेस को मैनेज कर रहे हैं, आपके क्लाइंट्स हैं या आप जॉब पे कुछ कर रहे हैं, तो मैं इसके ऊपर पहले भी एक लेक्चर बड़ी डिटेल में बना चुका हूँ। दोबारा मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि यहाँ पे आपने एक प्रोफाइल बनाना है जो कि आपकी सेल टैक्स रिटर्न से मैच होगा। कि यहाँ पे आप देखें तो मैंने लिखा हुआ है इनपुट ब्रॉड फॉरवर्ड, मतलब आपका जो ओपनिंग इनपुट आ रहा है वो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। कोई आपने परचेज किया है तो वो आप यहाँ पे लिख देंगे, उस परचेज से रिलेटेड जो इनपुट है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। फिर आता है कोई आपकी इंपोर्ट आई है तो आप यहाँ पे लिख लें। ये जो सेक्शन है ना, ये सारे का सारा जो है नेक्जर ए से रिलेटेड सेक्शन है, और ये जो सेक्शन होगा ये कहाँ से रिलेटेड होगा, नेक्जर सी से और पेमेंट से रिलेटेड। ये ग्रीन जो हाईलाइटेड है, ये टोटल आपका इनपुट आ गया। यहाँ पे आप सेल वैल्यू लिखेंगे जो नेक्जर सी में रिपोर्ट करते हैं, वहीं से उठा लेंगे। आउटपुट आ जाएगा, कोई एक्स्ट्रा टैक्स है, विद होल्डिंग का टैक्स है वो आप यहाँ पे मेंशन कीजिए, कोई फर्दर टैक्स है वो लिख दें। उसके बाद एसटी एरियर है वो आ रहा है वो लिख दें, कोई एज ए विद होल्डिंग एजेंट किसी ने डिडक्ट किया तो वो लिख लें। उसके बाद आता है सेल टैक्स पेएबल। अब यहाँ पे पेएबल नहीं है, पेएबल नहीं हो सकता क्योंकि हो सकता है कुछ केसेस में आप थर्ड स्केड्यूल की आइटम सेल कर रहे हैं तो आपका पेएबल नहीं निकलता। कुछ केसेस में 90% एडजस्ट होता है और 10% पेएबल निकलता है, कुछ केसेस में 5% निकलता है पेएबल। तो आपने मंथ टू मंथ ये सारी चीज़ें अपडेट करते जाना है। जैसे ही आप ये शीटें अपडेट करेंगे आपकी स्टॉक स्टेटमेंट अपडेट होती जाएगी। मैं आपको वही एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि देखें जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक एक जो हेड है ना, इस पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, इसको सीखना है ये कैसे बनता है, इसको जुगाड़ मत लगाएं। मैं जो आज मैंने लेक्चर बनाया है उसके अंदर मुझे अभी क्यूरीज आ रही है कि जी हमने 0-0 करके फाइल कर दिया, अब हमारी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं हो रही। आपके पास एक अपॉर्चुनिटी थी कि आप सही तरीके से बैलेंस शीट बनाएं, आपने नहीं बनाई। जब नहीं बनाई, 0-0 करके फाइल कर दी या कैपिटल की सही तरीके से असेसमेंट नहीं की, तो आपको पता है कैपिटल से 5 टाइम्स ज़्यादा आप सेल अब नहीं कर सकते आप, तो आपको सिस्टम अलाउ नहीं करेगा। अब आपको एबीआर के ऑफिस में चक्कर लगाने पड़ेंगे, वहाँ पे टाइम लगाना पड़ेगा, वहाँ पे उनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो आपसे डॉक्यूमेंट लेंगे, तो डिफरेंट तरह की चीज़ें आप निकल आएंगी। तो इस वजह से बैलेंस शीट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको सही तरीके से बनाएं, इसको जुगाड़ मत लगाएं। ये एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है जो कि फ्यूचर में भी चलना है। जैसे मैंने आपको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन किया है कि ये डॉक्यूमेंट एज ऑन है तो ये ओपनिंग बैलेंस के तौर पे चीजें चलती जाएंगी। तो ये एक बिजनेस डॉक्यूमेंट है, ये नेवर एंडिंग है, ये चेंज नहीं होगा जब तक बिजनेस चलता रहता है। तो इसलिए मैंने कहा है कि इसको बिल्कुल केयरफुली आपने मेंटेन करना है। एनीवेज, अब दोबारा हम आते हैं कि जी आपके पास ये कॉस्ट ऑफ सेल की एक फिगर आ रही है, इसको कैलकुलेट करने के लिए एक फार्मूला होता है जो हम पहले भी स्टडी कर चुके हैं। यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ओपनिंग स्टॉक आपके पास जो आता है, उसके बाद जो आप परचेज करते हैं, उसके बाद आप क्या करते हैं जो कंज्यूम हो चुका है, और फिर आता है क्लोजिंग स्टॉक। ये एक फार्मूला यूज होता है। तो यहाँ पे आप देखें तो ओपनिंग स्टॉक आ रहा होगा, जो आप लिखेंगे ओपनिंग जून पे जो आ रहा है, जुलाई पे वो लिख दें। परचेज जो है वो ऑटो आपका सिस्टम सिंक कर लेगा इस फाइल से, आपको काम नहीं करना पड़ेगा। कंजम्पशन आप लाजमी लिखेंगे। कंजम्पशन कैसे आएगी कि इस सेल को, ये 3,91,950 की आपने सेल की है, ये परचेज कितने की है, 252,000 की। अब आप देखें तो यही चीज यहाँ पे आ रही है, सेम एग्जैक्ट वही आ रही है। ये डाटा 391 ये शीट कहाँ से उठा रही है डाटा, यहाँ से। यानी कि हर चीज़ आपकी लिंक है, रिकंसाइल है, पंच नहीं हो रही। जब चीज़ें फिगर पंच होती हैं या मैनुअल आप लिखते हैं गलती होती है, तो अब एक जगह पे जो चीज़ जा रही है वही दूसरी जगह पे है, वही तीसरी जगह पे है। तो कहीं से भी एबीआर ऑफिसर अगर चेक करेगा तो आपकी गलती इंशाल्लाह नहीं होगी। तो ये आपका ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। तो इस वजह से आपने हर महीने ये शीट जो है अपडेट करते जाना है। मैं इससे पहले 4 चीज़ें हमने डिस्कस की थी, अब इसमें मैंने एडिशन कर दी है प्रोफाइल की। फर्दर इसमें एडिशन होती जा रही हैं, जैसे जैसे क्वेरीज आ रही हैं मैं उसमें ऐड करता जा रहा हूँ। वैसे तो ऑलरेडी मैं एक लार्ज टैक्स पेयर यूनिट के अकाउंट्स वगैरह बनाता हूँ, लेकिन वो चूंकि आपसे इतने रेलिवेंट नहीं होंगे, कुछ लोगों के लिए रेलिवेंट है लेकिन ज़्यादातर के लिए रेलिवेंट नहीं है। इस वजह से बड़ी सिंपल सी प्रिसाइज सी चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा क्लियर रहे। अब आता है पॉइंट कि जी आपने बैलेंस शीट, मैं दोबारा फिर एक्सप्लेन करता हूँ, बैलेंस शीट को सही तरीके से बनवाइए या बनाएं तो ताकि आपको फ्यूचर के अंदर कोई इस तरह के कॉन्सिक्वेंस रिसीव ना हो सके, ना आपको रिसीव हो। अगर आते भी हैं तो आप उस पोजीशन में हो कि आप एक्सप्लेन कर सकें। फर्दर ये है कि जैसे मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया है कि बैलेंस शीट के लिए सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप इन सारे हेड के ऊपर इन्वेस्टमेंट करें, टाइम लगाएं कि ये चीज़ें कहाँ से लिंक होके आ रही हैं। ये इतनी मुश्किल नहीं है। अगर आप बिजनेस मैनेज कर रहे हैं, अगर आप अपने क्लाइंट को सब्सिडी दे रहे हैं, अगर आप जॉब परफॉर्म कर रहे हैं तो वन टाइम आपने सीखना है। लेकिन टाइम के साथ साथ चूंकि नई चीज़ आ गई है तो अब आपको सीखनी पड़ेगी। ये वन टाइम नहीं है, हर महीने हर रिटर्न में हो सकता है रूल आ जाए। जैसे ही सेल बढ़ेगी आपको बैलेंस शीट बनानी पड़ेगी, आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। तो अगर आप अपने आप को फुली प्रिपेयर नहीं करेंगे
रहेंगे रूल्स के मुताबिक, टाइम के साथ साथ अपडेट नहीं करेंगे तो ऑब्वियसली आप जो टैक्सेशन से भी अपडेट नहीं होंगे और आप इस तरीके से चीज़ें घूमती रहेंगी। तो हमेशा काम को हमें आगे लगा के भागना चाहिए, ना कि हम आगे आगे भागें और काम हमारे पीछे हो। तो इस तरह का माइंडसेट हमें अप्लाई करना पड़ेगा ताकि जो फ्यूचर के अंदर कुछ रूल्स आए तो हम टाइमली उसको अडॉप्ट कर सकें। इससे रेलिवेंट कोई सजेशन हो, क्वेश्चन हो, आप लाजमी मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। अगर आपने बैलेंस शीट प्रिपरेशन की, ऑनलाइन सॉफ्टवेयर्स की सर्विसेज लेनी है तो आप जो नीचे नंबर मेंशन है मेरा व्हाट्सएप का, वहां पर रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।